स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट जितने बच्चे क्लास 10th में 2027 बोर्ड का पेपर देने वाले उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यार बच्चों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 10th इंग्लिश का एक मॉडल पेपर। बहुत सारे बच्चे का कमेंट था कि सर इंग्लिश का एक मॉडल पेपर लेकर आइए, तो इंग्लिश का बहुत ही जबरदस्त मॉडल पेपर लेकर आ गया हूं। इसमें जितने भी प्रश्न है सारे के सारे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस मॉडल पेपर को मैंने खुद बनाया, ठीक है। और इसमें जो प्रश्न लिया हूं ना सारे के सारे बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे पहला काम करना है आप लोगों को अनुक्रमांक और नाम यहाँ पे लिख लेना है। कोड हमने रखा हुआ है 817 FH कोड हमने रखा हुआ है। और इस पेपर को हल करने के लिए आपके पास समय रहेगा 3 घंटे 15 मिनट। देखिए लिखा है ना 3 hours 15 minutes। और इस पेपर जो है कितने नंबर का है, तो वो है आप लोगों का 70 नंबर का। मैक्सिमम मार्क्स कितना का है आपका 70 मार्क्स का है। अब सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन जो दिया गया है इसको एक बार पढ़ लेते हैं अच्छे तरीके से। तो जनरल इंस्ट्रक्शन जो आपके पेपर में रहेगा ना सेम टू सेम वही जनरल इंस्ट्रक्शन में भी लिख के लेकर आया हूँ। आप यहीं पे अगर आप पढ़ लोगे ना तो वहां पे पढ़ने की जरूरत नहीं, आपका समय बच जाएगा। तो जनरल इंस्ट्रक्शन एक बार जरूर से जरूर ध्यान से आप लोग पढ़ लेना। जैसे बोला यहाँ पे कि फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड फॉर कैंडिडेट फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। मतलब शुरू के आपके 15 मिनट कैंडिडेट को मिलेगा रीडिंग द क्वेश्चन पेपर, मतलब क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए आपको 15 मिनट मिलेगा। और 3 आवर्स में इस पेपर को क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को सॉल्व करना होगा। इसके बाद दूसरा है कि ऑल क्वेश्चन ऑल कंपलसरी, मतलब सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना क्या है, कंपलसरी है। इसके बाद तीसरा है कि दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, पार्ट ए एंड पार्ट बी। ठीक है, कह रहा है कि ये क्वेश्चन पेपर जो है वो डिवाइडेड 2 पार्ट में। एक तो आएगा सबसे पहले पार्ट ए, इसके बाद आप लोगों का आएगा पार्ट बी। 2 पार्ट में यह पेपर बना हुआ है। चलिए जानते हैं पार्ट ए में क्या पूछेगा आपसे। तो बोला यहाँ पे कि पार्ट ए में बोला है कि कंसिस्ट ऑफ 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स ईच दैट हैव टू बी आंसर्ड ऑन द OMR आंसर सीट। कहने का मतलब यह है कि पार्ट ए में आपके 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब कि बहुविकल्पीय प्रश्न है। और एक प्रश्न जो है 1 नंबर के लिए पूछा जाएगा। देखो बोला है ना यहाँ पे कि 1 मार्क्स ईच दैट हैव टू बी आंसर्ड, मतलब एक प्रश्न 1 नंबर के लिए रहेगा। मतलब टोटल आपके पास 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे जो कि 20 नंबर के लिए रहेगा। और इनका उत्तर आपको कहाँ पे देना होगा, OMR शीट पे देना होगा। इसके बाद बोला है कि फॉर पार्ट ए रीड द क्वेश्चन वाइज इंस्ट्रक्शन एंड मार्क्स योर आंसर on the given OMR sheet only. Do not erase, cut or use whitener on the OMR sheet after answering। कह रहा है कि पार्ट ए में जितना भी प्रश्न रहेगा तो सबका इंस्ट्रक्शन पढ़ के आप लोगों को करना है और उनका उत्तर आपको OMR शीट पे देना है। और एक बार जब आपने OMR शीट को रंग दिया तो डू नॉट इरेज, न तो उसको मिटाना है, न तो काटना है, न तो व्हाइटनर का प्रयोग करना है। ठीक है, समझ में आ रही है आपको बात। इसके बाद अगला है कि मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन आर मेंशन्ड अगेंस्ट देम। इसका मतलब है कि हर एक क्वेश्चन के आगे मार्क्स लिखा हुआ मिलेगा कि वह क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 1 मार्क्स का या 2 मार्क्स का है या 4 मार्क्स का या 6 मार्क्स का है। जितना भी मार्क्स का कोई भी प्रश्न होगा उसके सामने लिखा हुआ मिलेगा। इसके बाद आएगा पार्ट बी। पार्ट बी में रहेगा कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन ऑफ 50 मार्क्स। मतलब कि पार्ट बी में आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो कि कितने नंबर के लिए रहेगा, 50 मार्क्स, मतलब 50 नंबर के लिए। इसके बाद लास्ट आपका इंस्ट्रक्शन है कि ऑल द क्वेश्चन ऑफ पार्ट बी आर टू बी अटेम्प्ट, मतलब कि पार्ट बी के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना क्या है, जरूरी है। तो यह था जनरल इंस्ट्रक्शन जो कि पढ़ के मैंने डिटेल में आप लोगों को बता दिया। और पेपर जो है मॉडल पेपर इधर से स्टार्ट हो रहा है, मैं दिखाता हूं आप लोगों को। देखिए सबसे पहले आया यहाँ पे पार्ट ए। पार्ट ए में सबसे पहले क्या पूछा है आपसे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछेगा। अभी कितना, तो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। और जो मैं 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इनको ध्यान से आप लोग तैयार कर लेना। देखिए सबसे पहले यहाँ पे बोला है कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक, अगर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक अगर आप लोगों को जवाब देना है तो बोला यहाँ पे कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक अगर आपको जवाब देना है तो इस पैसेज को आप पढ़िए। पैसेज को पढ़ने के बाद इसके नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उनका प्रश्नों को उत्तर इन्हीं में से आप लोगों को देना है। तो सबसे पहले यहां से पैसेज स्टार्ट है, तो पैसेज यहां से स्टार्ट है और पैसेज कहां तक है, यहां तक। और ये जो पैसेज है ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इनको एक बार आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद नीचे देखिए यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछा गया है। जैसे पहला प्रश्न पूछा है यहाँ पे कि व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ डॉक्टर कलाम्स फादर्स। ठीक है, 1 मार्क्स का है। कह रहा है कि व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ डॉक्टर कलाम्स फादर। इसका मतलब है कि डॉक्टर कलाम के पिता का जो व्यवसाय था, पेशा था, वो क्या था।
ठीक है, आपके पास कितने ऑप्शन है? 4 ऑप्शन। इन चारों ऑप्शन में से कोई ना कोई एक ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यार, जो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या? कि ही हैड नो फॉर्मल प्रोफेशन बट वाज वाइज एंड क्या होगा इसका? जेनरस। इसका मतलब यह है कि उनका कोई औपचारिक पेशा नहीं था, लेकिन वे बुद्धिमान और क्या थे? उदार थे। जेनरस मतलब उदार थे। तो समझ में आ गया, मतलब पहले का सी वाला जो है वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यह प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर से जरूर आप लोगों को तैयार करना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या दूसरे की तरफ। को इस मॉडल पेपर का पीडीएफ चाहिए तो जाइए प्ले स्टोर पे और वहां पे जाकर सर्च कीजिए कि सम्राट एकेडमी क्लास 10th। जैसे सर्च करेंगे सम्राट एकेडमी क्लास 10th, यह वाला लोगो आएगा और इस वाले लोगो पे क्लिक करके इंस्टॉल करके अपने मोबाइल नंबर रजिस्टर कर लीजिए और वहां पे आप लोगों को यहाँ पे 5 वर्षों का प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर, ये सब कुछ मिल जाएगा। और सभी पीडीएफ के लिए आप लोगों को एप्लीकेशन ये डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर पे जाकर, तो वहां पे कर लीजिए और इस मॉडल पेपर को डाउनलोड कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या बोला है कि हु इन डॉक्टर कलाम फैमिली हैड द टाइटल ऑफ बहादुर? 1 मार्क्स का है। कह रहा है कि डॉक्टर कलाम के परिवार में बहादुर की उपाधि किसे मिली? तो बोला यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, हिज फादर, हिज मदर, वन ऑफ हिज एंसेस्टर्स, हिज अंकल। इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्या बोला है कि डॉक्टर कलाम के परिवार में बहादुर की उपाधि किसे मिली? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यार बच्चों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? वन ऑफ हिज एंसेस्टर्स। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि उनके पूर्वजों में से किसी एक को उपाधि मिली थी। मतलब दूसरे का सी वाला जो है वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगर तीसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो बोला है कि विच वर्ड मीन्स रिमेंबर इन द फॉलोइंग्स? 1 मार्क्स का भी प्रश्न है। बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो रिमेंबर का अर्थ बता, मतलब रिमेंबर का अर्थ क्या है? इस पैसेज में रिमेंबर का अर्थ क्या है? ठीक है, 4 ऑप्शन आपके पास दिया गया, इन चारों ऑप्शन में से कोई ना कोई एक ऑप्शन सही होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या मतलब? रिकॉल। क्योंकि रिकॉल मतलब भी क्या होता है? रिकॉल मतलब भी होता है मेरे प्यार जो याद करना, और रिमेंबर मतलब भी होता है याद करना। तो ये बोला है कि रिमेंबर का अर्थ क्या होगा? रिकॉल। क्योंकि रिकॉल मतलब भी क्या होता है? याद करना होता है। तो तीसरे का बी वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, आगे आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 8 तक। अगर क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 8 तक अगर आप लोगों को सॉल्व करना है तो बोला है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। मतलब कि आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में से कोई ना कोई एक ऑप्शन चूज करके बताना कि कौन सा इसमें सही होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 बोला है कि ही वॉक्ड, अब यहाँ पे भरना है, इन चारों ऑप्शन में से कोई ना कोई एक वर्ड यहाँ भरा जाएगा। बोला है कि द एंड्स ऑफ द स्ट्रीट, ठीक है, 1 मार्क्स का है। मतलब कि ही वॉक्ड, ठीक है, इसका मतलब क्या है समझिए, मतलब वह सड़क के अंत तक चला। ठीक है, इंड द स्ट्रीट मतलब सड़क के अंत तक, ही वॉक्ड मतलब वह चला, वह सड़क के अंत तक चला। तो अंत तक क्या बोला है? तक। अब तक किसके मतलब होता है मेरे प्यार बच्चों? तो टू मतलब क्या होता है? तक। तो इसलिए किसका प्रयोग होगा? यहाँ पे टू का प्रयोग होगा। जैसे यहाँ पे टू भरोगे तो इसका आ जाएगा कि ही वॉक्ड टू द एंड ऑफ द स्ट्रीट, मतलब वह सड़क के अंत तक चला। ठीक है, तो यहां किसका प्रयोग होगा? टू का प्रयोग होगा। इसके बाद अगर आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, बोला है कि रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। मतलब रीअरेंज करना है, मतलब कि इसको सजाकर एक अरेंज करना है जो कि इसका एक मीनिंगफुल सेंटेंस बने। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है ना कि क्रो अ स्टोरी हियर्ड हैव थर्स्टी ऑफ द यू। अब इसमें से अरेंज करके कोई ना कोई एक मीनिंगफुल सेंटेंस हमको बनाना है। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो मेरे प्यारों जो सी वाला ऑप्शन सही होगा कि हैव यू हियर्ड द स्टोरी ऑफ 30 क्रॉस। इसका मतलब यह है कि क्या तुमने एक, ठीक है, थर्स्टी मतलब क्या होता है? प्यासा, क्रो मतलब कौवा, कि क्या तुमने एक प्यासे कौवे की कहानी सुनी। ठीक है, हियर्ड स्टोरी मतलब क्या होता है? कहानी सुनना। तो तुमने क्या एक प्यासे कौवे की कहानी सुनी। अब इसका मीनिंगफुल सेंटेंस भी बन रहा है और रीअरेंज करके हमने इसको लिख भी दिया, इसलिए सी वाला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि ही थ्रू, ठीक है, द स्टोन। ही थ्रू मतलब, ही मतलब वह, थ्रू मतलब फेंकना, वह फेंका, द स्टोन मतलब पत्थर। ठीक है, मतलब आप कह सकते हो कि उसने पत्थर फेंका। ठीक है, अब यहां पे क्या भरा जाएगा कि इट मिस्ड द डॉग। ठीक है, तो इसका सेंटेंस हो जाएगा कि ही थ्रू द स्टोन। अब यहां पे क्या भरा जाएगा? तो यहां पे भरना आप लोग बट, तब जाके सेंटेंस बनेगा। बट मतलब क्या होता है? लेकिन। मतलब आप इसका सेंटेंस क्या बनेगा कि ही थ्रू द स्टोन मतलब उसने पत्थर फेंका, बट लेकिन वह कुत्ते को नहीं लगा। मिस मतलब बच गया कुत्ता, मतलब कुत्ते को नहीं लगा। तो वह पत्थर फेंका लेकिन
तब यहाँ लेकिन का प्रयोग होगा, तो लेकिन किस मतलब होता है, बट मतलब लेकिन होता है, इसलिए ए वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह हम लोगों को हिंदी मीनिंगफुल सेंटेंस निकाल कर इसका हम लोगों को जवाब देना है। ठीक है, तो 1 मार्क्स यहां से भी आप लोगों का क्लियर हो गया। ये भी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आगे प्रश्न संख्या 7 की तरफ देखिए। प्रश्न संख्या 7 क्या है, बहुत सिंपल प्रश्न है। बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड। 1 मार्क्स का है, मतलब 4 क्वेश्चन दिया गया है, मतलब 4 ऑप्शन है। इन चारों ऑप्शनों में से कोई ना कोई एक वर्ड मिस स्पेल्ड है, मतलब गलत है। अब आपको बताना है। अब यहाँ पे कमिटी दिया है, यहाँ पे इन्वायरमेंट है, यहाँ पे टुमारो है। ये तीनों के तीनों मीनिंग सही है, लेकिन ये जो बी वाला है यह गलत है, क्योंकि यह नॉलेज लिखा है और नॉलेज की स्पेलिंग यह नहीं होती है। नॉलेज की स्पेलिंग क्या होता है, तो ये होता है KNOW, ठीक है, LEDGE होता है, ये होता है नॉलेज की स्पेलिंग। लेकिन यहाँ पे W नहीं लिखा है, इसलिए बी वाला जो है मिस स्पेल्ड है, मतलब गलत वर्ड है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। बोला है क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे कि हिज फादर इज अ नॉन कोबल। ठीक है, अब इसका देखिए कोबलर मतलब क्या होता है, तो कोबलर मतलब होता है मेरे प्यार जो मोची। तो बोला कि हिज फादर इज नॉन कोबलर। अब 1 मार्क्स का ये भी प्रश्न है। अब बोला यहाँ पे नीचे कि आइडेंटिफाई द वर्ड कोबलर, मतलब कोबलर क्या है। कोबलर जो शब्द है वो क्या है, वर्ब है, नाउन है कि एडवर्ब है कि आपका इंटरजेक्शन है। अब मेरे प्यार जो ध्यान से देखना, कोबर मतलब क्या होता है, मोची, आप भी जानते हो। अब मोची क्या होता है, एक नाम होता है, और नाम को ही क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। तो मेरे प्यार जो कोबलर जो होगा क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, इसलिए बी वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो अब दिया है आपका क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 10 तक। क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 10 तक अगर आपको जवाब देना है, तो बोला है कि रीड द पैसेज गिवन बिलो, चूज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन दैट फॉलो। मतलब वही पैसेज को पढ़िए और पैसेज के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है। तो सबसे पहला काम जो करना है वो पैसेज को पढ़ना है। पैसेज यहां से लेकर यहां तक है, तो एक बार पैसेज को अच्छे तरीके से आप लोग रीड कर लीजिएगा। जब पैसेज आप पढ़िएगा तो इसके नीचे जो प्रश्न दिया गया, अब इन प्रश्नों का उत्तर इसी में से देना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बोला क्या है कि व्हाट वाज द पीपल कॉमन रिप्लाई टू कीसा गौतमी। 1 मार्क्स का भी है, मतलब कह रहा है इसका अर्थ यह कि कीसा गौतमी को लोगों का सामान्य उत्तर क्या था। ठीक है, मतलब व्हाट वाज द पीपल कॉमन रिप्लाई टू कीसा गौतमी, मतलब कीसा गौतमी का सामान्य उत्तर लोगों के लिए क्या था, यह प्रश्न पूछा है। और आपके पास कितने ऑप्शन है, 4। इन चारों में से कोई ना कोई एक ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्या कि द लिविंग्स आर फ्यू बट द डेड आर मेनी। इसका मतलब यह है कि जीवित लोग कम है लेकिन मृत लोग बहुत हैं। ठीक है, वही बोला कि बट द डेड आर मेनी, मतलब जो मृत लोग हैं वो बहुत हैं, और द लिविंग्स आर फ्यू, मतलब जीवित लोग कुछ ही हैं लेकिन मरे हुए लोग बहुत हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीपेस्ट ग्रीफ इन द पैसेज। मतलब कि डीपेस्ट ग्रीफ का मतलब क्या है इस पैसेज में। ठीक है, डीपेस्ट ग्रीफ की क्या बताना है, यहाँ पे मीनिंग बताना है। आपके पास कितने ऑप्शन है, 4। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे ए वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले आप जानो कि डीपेस्ट ग्रीफ मतलब होता क्या है, मतलब सबसे गहरा दुख। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, डीपेस्ट ग्रीफ मतलब होता है सबसे गहरा दुख, सबसे गहरा दुख। अब आपको बताना है कि इस पैसेज में इसका मीनिंग क्या है। तो यहाँ पे जो होगा मेरे प्यारों, ऑप्शन नंबर ए जो राइट होगा, क्या होगा, ग्रेटेस्ट सोरो। अब ग्रेटेस्ट सोरो का मतलब यही होता है सबसे बड़ा दुख। तो सबसे गहरा दुख कहिए या तो सबसे बड़ा दुख कहिए, दोनों का एक ही अर्थ हो रहा है, इसलिए ए वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 30 तक। 11 से लेकर 13 तक अगर आपको जवाब देना है, तो बोला है कि चूज द करेक्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। मतलब कि आपको क्वेश्चन को पढ़ के जवाब देना है। तो अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है। बोला है कि व्हाट डिड मिजविल डू ड्यूरिंग द सेकेंड नाइट। 1 मार्क्स का ये भी प्रश्न है। अब ये क्या बोला है, बोला है कि व्हाट डिड मिजविल डू ड्यूरिंग द सेकेंड नाइट। सेकेंड नाइट मतलब दूसरी रात। दूसरी रात मिजविल ने क्या किया। ठीक है, अब मेरे प्यार बच्चों, दूसरी रात मिजविल ने क्या किया, जो लोग चैप्टर पढ़े होंगे उनको जवाब अच्छे तरीके से मालूम होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि केम ऑन टू मैक्सवेल बेड सून आफ्टर मिडनाइट। ये वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आधी रात के कुछ समय बाद मैक्सवेल के बिस्तर पर क्या हो गया, वो आ गया। ठीक है, मैक्सवेल बेड सून,
ठीक है, आफ्टर मिडनाइट मतलब आधी रात बीतते हुए मैक्सवेल जो है वो अपने बिस्तर पे आ गया। ए वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो जितने लोग किताब पढ़े होंगे उनको अच्छे तरीके से इस कहानी का मतलब मालूम होगा। इसके बाद आगे ये क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ क्या बोला है कि एट व्हाट एज डिड गौतमा लिव्स होम फॉर इनलाइटमेंट। ठीक है, अब इसका मतलब क्या बोला है, इसका मतलब यह है कि गौतमा मतलब गौतम ने ज्ञान की प्राप्ति के लिए किस उम्र में घर छोड़ा। ठीक है, अब बोला हुआ है कि लिव होम मतलब घर छोड़ा। कौन, किसा गौतम, गौतम। ठीक है, गौतम बुद्ध ने अपना घर छोड़ा कब, किस उम्र में, मतलब देखिए बोला ना कि व्हाट एज, किस उम्र में जो गौतम थे उन्होंने अपना घर छोड़ा। 1 मार्क्स के लिए प्रश्न है, यह प्रश्न इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार आता है। तो मेरे प्यारो बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारो बच्चों 25। मतलब वो 25 वर्ष के थे, मतलब 25 ईयर्स ओल्ड के थे, तब उन्होंने अपना घर जो है वो छोड़ दिया। ठीक है, ए वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है 13 क्वेश्चन कि हु गेव द यंग सीजल अ पीस ऑफ फिश। ठीक है, 1 मार्क्स का भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि योंग सीजल मतलब यहां पे छोटा सीजल, ठीक है, पीस ऑफ फिश मतलब कि इसका अर्थ यह निकलेगा कि छोटा सीगल जो है, छोटा सीगल को मछली का एक टुकड़ा किसने दिया। ठीक है, पीस ऑफ फिश, पीस ऑफ फिश का मतलब समझते हैं, फिश मतलब मछली है, पीस मतलब टुकड़ा, मतलब मछली का टुकड़ा जो है वह छोटे सीगल को कौन दिया था। अब यहां पे 4 ऑप्शन है, तो कौन दिया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि मदर सीगल उसकी मां, सीगल की मां ने दिया था, इसलिए सी वाला जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से लेके 15 तक। क्वेश्चन नंबर जो 14 से 15 तक है वो बोला है कि रीड द गिवन स्टेट एंड चूज द करेक्ट आंसर टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। मतलब कह रहा है कि स्टेट जो दिया गया है इस पोयम का स्टेट को आप पढ़ना है। तो यहां तक अच्छे तरीके से आपको पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद इसके नीचे दिए गए प्रश्नों का आप लोगों को आंसर लिखना है। देखिए स्टेट यहां पे समाप्त हो रहा है। ठीक है, तो 2 लाइन इधर भी बचा था, इसको नोट कर लीजिएगा। प्रश्न यहां से स्टार्ट है, क्वेश्चन नंबर 14 बोला है कि द पोएट इज टॉकिंग अबाउट विच एनिमल्स। ठीक है, 1 मार्क्स का है। इसका मतलब यह है कि कवि किस जानवर के बारे में बात कर रहा है। मतलब द पोएट मतलब कवि इज टॉकिंग बात कर रहा है अबाउट बारे में, विच एनिमल्स किस पशु किस जानवर के बारे में। ठीक है, तो वही बोला है कि किस जानवर के बारे में जो कवि है वो बात कर रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारों बच्चों ऑप्शन नंबर डी, किसके, टाइगर के बारे में। किसके, टाइगर मतलब क्या होता है, बाघ के बारे में बात कर रहा है कवि। इसके बाद 15 प्रश्न है कि हाउ इज द टाइगर डिस्क्राइब्ड व्हेन कीप्ड इन द केज। ठीक है, 1 मार्क्स का ये भी प्रश्न है। केज मतलब होता है पिंजरा, मतलब ये कह रहा है कि पिंजरे में रखे जानवर पर बाघ का वर्णन किस प्रकार किया। मतलब टाइगर डिस्क्राइब मतलब टाइगर मतलब बाघ का वर्णन किस प्रकार किया गया व्हेन केप्ट इन द केज। ठीक है, पिंजरे में रखे हुए बाघ का जो वर्णन है, टाइगर का जो वर्णन है किस प्रकार किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारों बच्चों ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, रेस्टलेस स्टॉकिंग। ठीक है, इन द लेंथ ऑफ हिज केस। ठीक है, ये भी जो है 1 मार्क्स का है, प्रश्न क्लियर हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि रेस्टलेस मतलब बेचैन। ठीक है, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केस मतलब बेचैन अपने पिंजरे की लंबाई में चक्कर लगाता हुआ, मतलब जो उसकी लंबाई थी पिंजरे की उसी में वो क्या करता था, बार बार वो क्या करता था, चक्कर लगाता था। ठीक है, तो कभी ने इस प्रकार जो टाइगर का वर्णन किया है कि वो अपने पिंजरे के अंदर ही बार बार वो क्या करता था, चक्कर लगाता था। ठीक है, इसलिए सी वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 20 तक अगर आप लोगों को जवाब देना है तो बोला कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 16 बोला क्या है, बोला कि व्हाट वाज ग्रिफिन बाय प्रोफेशनल। ठीक है, प्रोफेशन 1 मार्क्स का भी प्रश्न है। अब ये प्रश्न बोला क्या है कि ग्रिफिन का जो पेशा था वो क्या था, मतलब ग्रिफिन क्या था, डॉक्टर था, साइंटिस्ट था, प्रोफेसर था। ठीक है, तो ग्रिफिन जो था, ग्रिफिन का जो प्रोफेशन था वो क्या था, साइंटिस्ट था, मतलब वैज्ञानिक था। तो बी वाला जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 17 देखिए, बोला कि व्हाई वाज मिस्टर पंफ्रे वरीड अबाउट ट्रिकी। 1 मार्क्स का भी प्रश्न है। कह रहा है कि जो मिस्टर पंफ्रे था, तो मिस्टर पंफ्रे ट्रिकी को लेकर चिंतित क्यों था। ठीक है, वरीड मतलब होता है चिंता करना। तो मिस्टर पंफ्रे जो था वो चिंतित था, किसको लेकर, अबाउट ट्रिकी को लेकर। क्यों चिंतित था, कौन, मिस्टर पंफ्रे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यार जो ऑप्शन नंबर सी, ही हैड बिकेम टू फैट। ठीक है,
ही हैड बिकेम टू फैट, इसका मतलब वो बहुत मोटा हो गया था, इसलिए वो उसको लेकर क्या था, चिंतित था। इसके बाद अगर आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ कि व्हाट वाज होरेस डेन बाई हॉबी, ठीक है, 1 मार्क्स का ये भी प्रश्न है। मतलब होरेस डेनबी का जो हॉबी था, हॉबी मतलब शौक क्या था, तो होरेस डेनबे का शौक क्या था ये बताना है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, कलेक्टिंग बुक्स। मतलब वो किताबें क्या करता था, इकट्ठा करना, किताबों को इकट्ठा करना उसका क्या था, शौक था, किसका, होरेस डेनबी का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए क्या बोला है। बोला कि व्हाट वाज अनिल प्रोफेशन इन द थीव्स स्टोरी। इसका मतलब है कि द थीव्स स्टोरी में जो अनिल है, तो अनिल का प्रोफेशन मतलब होता है पेशा, मतलब कि द थीव्स स्टोरी में अनिल का पेशा क्या था। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो इसका जो होगा राइट आंसर मेरे प्यारों वो हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, अ स्ट्रगलिंग राइटर। ठीक है, मतलब कि वो क्या करता था, लेखक बनने की कोशिश कर रहा था, लेखक बनने की कोशिश कर रहा था। द थीव्स स्टोरी में जो अनिल था, अनिल का जो पेशा था, उसका जो प्रोफेशन था, वो लेखक बनने को लेकर था, मतलब वो लेखक बनने के लिए राइट करता था, लिखता था। इसके बाद यहाँ पे लास्ट प्रश्न है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का 20 वाला, कि व्हाट फिजिकल प्रॉब्लम्स डिड वोली सफर फ्रॉम एज अ चाइल्ड। 1 मार्क्स का ये भी प्रश्न है। इसका मतलब ये है कि बचपन में भोली किस शारीरिक समस्या से पीड़ित थी। ठीक है, वही बोला है ना कि व्हाट फिजिकल प्रॉब्लम्स, उसकी फिजिकल प्रॉब्लम्स क्या थी, डिड वोली सफर फ्रॉम अ चाइल्ड, बचपन में। ठीक है, तो किस समस्या से वो पीड़ित थी, तो मेरे प्यारे जो ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टैमरिंग एंड पोक मार्क्स। इसका मतलब क्या होता है कि स्टेबलिंग मतलब होता है मेरे प्यारे जो हकलाना, ठीक है, और पोक मार्क मतलब होता है चेचक रोग, मतलब हकलाना और चेचक मतलब चेहरे पे उसकी क्या था, चेचक रोग था। ठीक है, चेचक रोग कहिए या चेचक दाग कहिए, उसके चेहरे पे चेचक का दाग था, मतलब वो हकलाती भी थी और उसके चेहरे पे चेचक का दाग था। ठीक है, तो यहाँ पे डी वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं पूरा हिंदी मीनिंग के साथ आपको 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बताया, ताकि आप इसका अर्थ भी जान सको कि आखिर में क्वेश्चन कहा क्या है और उसका जवाब कैसे दोगे, इसलिए मैं इसका साथ ही साथ हिंदी मीनिंग भी आपको बताता चला हूँ। अब यहाँ से स्टार्ट होगा आप लोगों का पार्ट बी, और पार्ट बी में आप लोगों का रहेगा रीडिंग वाला पार्ट। सबसे पहले पार्ट बी में किसका आएगा, रीडिंग वाला पार्ट आएगा। अब ध्यान से समझना, रीडिंग वाला पार्ट में पहला प्रश्न यहां से स्टार्ट हो रहा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। अब ये कह रहा है कि पैसेज यहां से लेकर यहां तक दिया है, कह रहा है कि इस पैसेज को आप पढ़ लीजिए और इस पैसेज के नीचे दिए गए प्रश्नों का जवाब देना है। चलिए देखते हैं कितना प्रश्न है, टोटल 4 प्रश्न है। देखिए टोटल कितने प्रश्न है, 4। क्वेश्चन नंबर ए बोला है कि वाई आर द हिमालयस कंसिडर इंपोर्टेंस ऑफ इंडिया, कितने नंबर के लिए, 2 मार्क्स के लिए। तो इसका आंसर कैसे लिखोगे, देखो इसका आंसर आप कैसे लिखोगे, सबसे पहले आप डालोगे पार्ट बी या लिखोगे रीडिंग वाला पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 1 का ए वाला आंसर, ठीक है, यहां से स्टार्ट करोगे, यहां पे समाप्त कर दोगे। अब मेरे प्यारों जो सबसे सिंपल तरीका है कि आप बस नोट करते जाइए, मैं पढ़ूंगा तो समय आप लोगों का नुकसान होगा, कम से कम 1 घंटा लग जाएगा पूरा का पूरा इसका सोल्यूशन कराने में। तो आप यहां तक पहले का ए वाला जो है यहां तक इसका आंसर है, पूरा का पूरा नोट कर लो। इतना ही पॉइंट आपको लिखना है, ज्यादा नहीं, कि द हिमालय आर कंसिडर इंपोर्टेंट फॉर इंडिया बिकॉज दे सर्व एज द रिच नेचुरल रिसोर्स प्रोवाइडिंग वाटर फ्रॉम द देयर रिवर्स हार्बोलिंग्स, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी इन देयर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एंड होल्डिंग इमेंस स्पिरिचुअल एंड कल्चरल वैल्यू। अब देखो मैं एक एक वर्ड पढ़ूंगा तो समझ जाएगा, यहां से आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट इसका ले लो। इसके बाद अगर हम बात करें बी वाला का, तो बी वाला क्या है कि हाउ डू रिवर फ्रॉम द हिमालय हेल्प पीपल, ठीक है, ये भी कितने नंबर के लिए, 2 नंबर के लिए। तो इसका आंसर कैसे लिखोगे, देखो इसका आंसर बी वाला का यहां तक लिखोगे, यहां तक, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। रिवर फ्रॉम द हिमालय हेल्प पीपल बाई प्रोवाइडिंग इसेंशियल वाटर ऑफ ड्रिंकिंग, एग्रीकल्चर, इरिगेशन एंड जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। यहां तक आप लोगों को नोट करना है। यह हो गया आपका बी वाला का आंसर। इसके बाद सी वाला के क्या है कि व्हाट इज द कल्चरल इंपोर्टेंस ऑफ द हिमालयाज, ये भी कितने नंबर के लिए, 2 मार्क्स का है। तो इसका आंसर देखो कितना सिंपल लिखोगे कि कल्चरली द हिमालयाज आर स्पिरिचुअली इंपोर्टेंस एज दे हैव बीन होम टू सेज एंड सेंट फॉर द जनरेशंस। इतना ही पॉइंट आपको लिखोगे, कितना नंबर मिल जाएगा, 2 मार्क्स मिल जाएगा। डी वाला कि विच वाज मींस फास्ट इन द पैसेज, ये भी कितना नंबर का, 2 मार्क्स का है। तो इसका आंसर लिखोगे यहाँ पे एक लाइन का है कि द वर्ड
रैपिड मीन्स फास्ट इन द पैसेज। लो भाई 4 क्वेश्चन था, चारों क्वेश्चनों का जवाब हमने बता दिया। यहां से कितना नंबर, 8 नंबर पूरा का पूरा टोटल आप लोगों का क्लियर हो गया। अब आ जाएगा आप लोगों का राइटिंग वाला पार्ट। राइटिंग वाला पार्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट होगा। बोला है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग टू प्रोवाइड सुटेबल टॉयलेट फैसिलिटी टू द स्टूडेंट। मतलब कह रहा है कि एप्लीकेशन लिखिए अपने प्रिंसिपल को, स्कूल के प्रिंसिपल को आप एप्लीकेशन लिखिए कि आपका जो टॉयलेट फैसिलिटीज है वो अच्छा नहीं है, उसको अच्छा करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा। ठीक है, आपको मिलेगा 4 नंबर। अगर ये नहीं करना चाहते हो तो और करके एक ऑप्शन और आपके पास रहेगा कि राइट अ लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू टू 2000 रुपीज फॉर परचेसिंग द बुक। मतलब कि अगर आप एप्लीकेशन नहीं लिखना चाहते हो तो एक लेटर लिखो अपने पिता को, और किताब खरीदना है, कितना रुपया मांगना है, 2000 रुपया अगर उनसे मांगना है किताब खरीदने के लिए, तो आप अपने पिता को लेटर कैसे लिखोगे। तो हालांकि दोनों ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मॉडल पेपर में बता रहा हूं दोनों के दोनों ही इंपॉर्टेंट मैं ले रखा हूं, तो दोनों का उत्तर बताऊंगा। पहले आपको एप्लीकेशन बताऊंगा, इसके बाद लेटर बताऊंगा। तो एप्लीकेशन देख लो कि एप्लीकेशन कैसे लिखोगे। अगर आपके स्कूल का टॉयलेट फैसिलिटीज अगर खराब है तो अपने प्रिंसिपल को कैसे लिखोगे। देखो सबसे पहले राइटिंग वाला पार्ट, आंसर दूसरे का, एप्लीकेशन लिख रहे हो कैसे लिखोगे। देखो सबसे पहले तो आप लगाओगे टू के बाद कामा जरूर से जरूर लगाना है, फिर लिखोगे द प्रिंसिपल, इसके बाद फिर कामा लगाना है, आपने स्कूल का नाम लिखना है और एड्रेस लिखना है। यहां तक सारे के सारे बच्चे कर लेंगे। सब्जेक्ट में लिखोगे कि किसके बारे में एप्लीकेशन लिख रहे हो, द रिक्वेस्ट फॉर सुटेबल टॉयलेट फैसिलिटीज। फिर लिखोगे रिस्पेक्टेड सर या मैडम, अगर आपके प्रिंसिपल सर हैं तो सर, या तो मैडम है तो मैडम लिखोगे। अब यहीं से पूरी कहानी अपना लिख दोगे कि आई बेग टू से दैट आवर स्कूल डज नॉट हैव प्रॉपर टॉयलेट फैसिलिटीज फॉर द स्टूडेंट, द एग्जिस्टिंग टॉयलेट आर नॉट क्लीन एंड देयर इज नो प्रॉपर वाटर सप्लाई, दिस केसेस ग्रेट, ठीक है, इनकन्वेंस टू अस, therefore I request to your kindly provide clean and suitable toilet facility with proper water supply for the student। इसके बाद नीचे अपना लिख दोगे कि I shall be highly grateful to you, your obediently a student class X, मतलब कक्षा 10वीं, और रोल नंबर अपना यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा, XYZ लिख दीजिएगा। ठीक है, या तो अपना रोल नंबर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया। ये हो गया आप लोगों का एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि इस बार देखने को मिलेगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में आता है। और लेटर वाला ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आप 50 स्टार बना लेंगे फिर भी कम है। और ये भी लिख देता हूँ कि 2027 में ये आने वाला है। ये जरूर से जरूर किसी न किसी एक पेपर के सेट में देखने को मिलेगा कि एक एप्लीकेशन लिखिए अपने पिता को, किताब खरीदना है 2000 रुपया उनसे अगर आपको मंगवाना है तो देखो कैसे लिखोगे। लिखोगे आंसर दूसरे का और लेटर कैसे लिखोगे अपने पिता को। सबसे पहले तो अपने प्लेस का नाम लिखोगे, ठीक है, इसके बाद डेट लिखोगे, किस डेट को लिख रहे हो, फिर लिखोगे डियर फादर, फिर लिखोगे कामा लगाओगे, फिर लिखोगे आई होप यू आर क्वेट वेल, आई एम आल्सो फाइन हियर एंड प्रिपेयरिंग वेल फॉर माई स्टडीज, आई नीड सम न्यू बुक्स फॉर माई स्टडीज। मतलब मुझे कुछ नई किताबों की जरूरत है और मुझे किताब खरीदना है। सो आई रिक्वेस्ट योर काइंडली, मैं आपको दिल से रिक्वेस्ट करता हूं कि सेंड मी 2000 रुपीज, 2000 रुपये भेजें, परचेज द नेसेसरी बुक, मतलब नेसेसरी उस किताब को खरीदने के लिए, प्लीज सेंड द मनी एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, जैसे ही आपको पॉसिबल होता है वैसे ही पैसा मुझे भिजवा दीजिए। योर लवलिंग योर सन्स, यहाँ पे अपना नाम मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, लो भाई लेटर भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है कि राइट अ रिपोर्ट ऑन द सेलिब्रेशन ऑन एनुअल फंक्शन इन द स्कूल कॉलेज 80 to 100 वर्ड इन द बेसिस ऑफ गिवन हिंट बिलो। मतलब इसका मतलब है कि एक रिपोर्ट लिखिए अपने स्कूल पे, अगर सेलिब्रेशन मना रहे हो किसी एनुअल फंक्शन का तो उस पर एक आप रिपोर्ट लिखिए और 80 से लेकर 100 वर्ड में होना चाहिए। और इस बार 2027 में यह बन रहा है, 2027 में यह आने वाला है, इसको जरूर से जरूर तैयार कर लेना। नीचे हिंट दिया है कि डेट ऑफ सेलिब्रेशन, प्रिपरेशन, गेम एंड स्पोर्ट्स, चीफ गेस्ट, कल्चरल प्रोग्राम्स, कंक्लूजन, ये सब कुछ होना चाहिए उस रिपोर्ट में। ठीक है, देखते हैं। अगर ये नहीं करना चाहते हो तो एक ऑप्शन और आपके पास रहेगा कि आप एक पैराग्राफ लिख दीजिए। ठीक है, करा कि राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ एस्से, जिसे एस्से बोलते हैं, ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। मतलब आपके पास 3 ऑप्शन है, इंपोर्टेंस ऑफ ट्रीज, अ क्रिकेट मैच, एनी इंडियन फेस्टिवल। इन तीनों में से किसी एक पर आप लोग पैराग्राफ लिख दीजिए, 6 नंबर मिल जाएगा। तो दोनों में से कोई एक ही आपको करना है, लेकिन मॉडल पेपर है तो मैं दोनों बताऊंगा क्योंकि वो दोनों इंपॉर्टेंट है। तो पहले रिपोर्ट देख लेते हैं किसी एनुअल फंक्शन पे। तो रिपोर्ट कैसे लिखोगे, देखो यहां पे लिखोगे आंसर 3 रिपोर्ट, किस पे,
तो सेलिब्रेशन ऑफ एनुअल फंक्शन, तो यहाँ पे 15 अगस्त पे मैं बता देता हूँ बाई किसके द्वारा लिखा गया है, एक स्टूडेंट के द्वारा लिखा गया है। तो मैं बताऊंगा कि आप स्क्रीनशॉट ले लो। देखो यहां से लेके यहां तक, पहले इतना जितना दिखा रहा हूं ना, पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लो, यहां से लेके यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद फिर मैं दिखाता हूं, लो भाई यहां तक लास्ट है आप लोगों का, यहां तक समाप्त हो गया है, यहां तक फुल स्टॉप तक समाप्त हो गया। बस इतना पॉइंट आप नोट कर लो, आप लोगों का रिपोर्ट हो जाएगा कंप्लीट। बिल्कुल आसान भाषा में लिख के लेकर आया हूं, तुरंत आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इसके बाद अगर आप रिपोर्ट नहीं लिखना चाहते हो, आप चाहते हो कि नहीं मैं पैराग्राफ लिखूंगा इन तीनों में से किसी एक पे, तो मैं इंपोर्टेंट ऑफ ट्रीज पे एक पैराग्राफ बता देता हूं, इसको नोट कर लो। देखो आंसर 3 का और पैराग्राफ, देखो बस इतना ही है, नोट कर लो। इंपोर्टेंट ऑफ ट्रीज यहां से लेके यहां तक है, ठीक है। देखो कितना अच्छे तरीके से मैंने इनको इंक्लूड किया है कि ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ आवर लाइफ, they give us oxygen and absorb carbon dioxide, they provide us fruit, wood, medicine and shade. Trees help to the keep the air clean and the makes environment cool, they also prevent soil, ठीक है, erosion and brings rain. Birds are many animals live in trees, without trees lives or earth impossible, therefore we should plant more trees and protect them, we should never cut trees, ठीक है, नेसेसरली ट्रीज आर आवर बेस्ट फ्रेंड एंड वी मस्ट सेव देम फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन। अब देखिए जितना हो सकता है ना उतना सिंपल वर्डों का मैंने प्रयोग किया, जितना हो सकता है इतना, याद भी हो जाएगा आप लोगों का। किताब से लिखोगे कभी जिंदगी में याद नहीं होगा, इतना ज्यादा बड़ा और इतना डिफिकल्ट वर्ड देगा कि आप याद ही नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं लिख के लेकर आया हूं सिंपल वर्ड, ताकि आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लो। अब आगे बढ़ते हैं, अब आ जाएगा आप लोगों का ग्रामर वाला पार्ट। तो ग्रामर वाला पार्ट में क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ए वाला प्रश्न देखिए, बोला कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, मतलब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। बोला कि ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, मतलब वो मुझसे कहा कि व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, ठीक है। तो इसका हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, 2 नंबर मिलेगा। चलिए इसका इनडायरेक्ट स्पीच देखते हैं। तो ये ग्रामर वाला पार्ट आंसर 4 ए वाला। अब ये का हमें इनडायरेक्ट स्पीच देखना था, तो देखो इसका आंसर लिखोगे कि ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग, ये हो जाएगा उसका इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है, नोट कर लो। बी वाला कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, मतलब पैसिव वॉइस में इसको चेंज करना है। बोला कि सम बॉयज वेयर हेल्पिंग द आउंडेड मैन, अब इसको हमें क्या करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है इस सेंटेंस को, ताकि 2 नंबर मिल जाए। तो पैसिव वॉइस में चेंज करोगे तो यह आपका आंसर होगा कि द आउंडेड मैन वाज बीइंग हेल्प्ड बाय सम बॉयज, ठीक है। ये हो गया आपका क्या, पैसिव वॉइस का आंसर, ठीक है। पैसिव वॉइस में हमने इसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया। इसके बाद यहाँ पे सी वाला है कि पेंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस। अब ये जो है देखो, पेंक्चुएट का मतलब होता है चिन्हों का प्रयोग करके आपको सही तरीके से इसको लिखना है, 2 मार्क्स का है। अब देखो यहाँ पे इंग्लैंड देश का नाम है, किसी भी देश का नाम का पहला जो लेटर होता है वो कैपिटल होता है, तो इसको हम कैपिटल करेंगे। अब ये फ्रांस है तो इसको भी कैपिटल करेंगे। ये आपका इटली देश का नाम है, इसको भी आप कैपिटल करोगे। कैसे लिखोगे कैपिटल करके, ऐसे लिखोगे, देखो लिखोगे इंग्लैंड, कामा लगा के फ्रांस, फिर कामा लगाओगे एंड इटली, फार्म्ड एंड एलिगेंस, ऐसे आप लोगों को लिखना है। यह होगा इसका पेंक्चुएशन का प्रयोग करके करेक्ट आंसर। 2 नंबर यहां से भी आप लोगों का क्लियर हो गया। डी वाला है कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, मतलब इंग्लिश में इसको क्या करना है, ट्रांसलेट करना है, 4 नंबर मिलेगा। मतलब कह रहा है कि कल मैं बाजार जा रहा था, रास्ते में मुझे एक बूढ़ी औरत मिली, वह धीरे धीरे चल रही थी, उसे देखकर मुझे दया आ गई और मैंने उसकी सहायता की। इसका हमें क्या करना है, इसे हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो देखो इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे तो लिखोगे यस्टरडे आई वाज गोइंग टू द मार्केट, on the way I met an old woman, she was walking slowly, seeing her I felt pity and helped her। ये उसका क्या हो गया, इंग्लिश में ट्रांसलेशन आपने कर दिया। कितना नंबर, 4 नंबर। लो भाई इतना ही पॉइंट लिखोगे, 4 नंबर आप लोगों का क्लियर हो गया। अब आ जाएगा लिटरेचर वाला पार्ट। लिटरेचर वाला पार्ट में आप क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट होगा। बोला कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड ईच, मतलब 30 से लेकर 40 वर्ड में आप लोगों को जवाब देना है। कितना नंबर मिलेगा, 3 नंबर। अब यहाँ पे ध्यान दो, अब ए वाला करना है, ठीक है। अब ध्यान समझना, ए वाला करोगे, इसमें 2 ऑप्शन दिया है, या तो ऊपर वाला करो या तो और करके नीचे वाला दिया गया उसको करो। दोनों में इसको ये कहीं करना है, मैं आंसर दोनों को बताऊंगा। तो पहले ए वाला का देखो कि व्हाट डज एनी फ्रैंक टेल अबाउट हर फैमिली इन हर डायरी, ठीक है। अब इसका मैं आंसर पढ़ के सुनाने वाला नहीं हूं, बस आप नोट कीजिए, ठीक है। सुनाऊंगा तो बहुत टाइम जाएगा। आंसर 5 ए वाला का देखो, यहां से लेके यहां तक मैं पूरा का पूरा दिखा देता हूं। लो यहीं तक है, नोट कर लो, यहीं तक है। स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को रोक कर इसको अपने फेयर कॉपी पे अच्छे तरीके से नोट कर लेना, ठीक है। यह
किसका? ए वाला का आंसर हुआ जो अभी हमने पढ़ा। अगर ये वाला नहीं करना चाहते हो और वाला करना चाहते हो कि व्हाट डू द वर्ड पेडर एंड कबाई स्टैंड फॉर इन द लेसन अ बेकर फ्रॉम गोवा, इसका अगर आंसर करना चाहते हो 30 से 40 वर्ड में ताकि 3 नंबर आपको मिल पाए, तो लो भाई इसका आंसर और वाला का है। यहां से स्टार्ट है और कहां पे समाप्त है? यहां पे। बस मात्र 3 लाइन, इतना ही आपको लिखना है। लो स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को रोककर नोट कर लो। अब आएगा बी वाला। बी वाला प्रश्न आप देखो क्या है। बी में भी 2 ऑप्शन दिया है, या तो व्हाई डज द कंडक्टर कॉल वेली मैडम, इसका जवाब दो, या तो ये नहीं करना चाहते तो और करके दिया है कि व्हाई वाज द यंग सीजल एफर्ड टू फ्लाई, इसका जवाब दो। हालांकि ये दोनों ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है, दोनों में से कोई एक करोगे 3 नंबर मिलेगा, लेकिन दोनों प्रश्न आपको तैयार करके जाना है। तो पहले बी वाला देखो, व्हाई डज द कंडक्टर कॉल वेली मैडम, तो इसका आंसर क्या होगा? देखो मात्र 3 लाइन, मात्र 3 लाइन, वो भी सिंपल वर्ड में, तुरंत याद हो जाएगा। ठीक है, मात्र 3 लाइन, इसको नोट कर लो। अगर ये नहीं करना चाहते हो, आप चाहते हो कि व्हाई वाज द यंग सीजल एफर्ड टू फ्लाई, इसका जवाब देना चाहते हो, तो और वाला का जवाब यहां पे लो, 4 लाइन 5 लाइन है इसका जवाब। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। ठीक है, यहां तक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? नोट कर लो। आगे आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 बोला कि आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड, 60 वर्ड में आप लोगों को जवाब देना है। इसमें आपको ए वाला है, बी वाला है, ए और बी दोनों में से कोई एक ही करना है। देखो और लिखा है ना बीच में, दोनों में से कोई एक करोगे ना तो 4 नंबर एग्जामिनर आपको देगा, लेकिन दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोनों का मैं उत्तर बताऊंगा। पहले ऊपर वाला का देखो, ए वाला का, कि व्हाट वेयर द प्रॉब्लम फेस्ड बाय नेल्सन मंडेला इन अचीविंग फ्रीडम। ठीक है, इसका अगर आंसर लिखना होगा तो कैसे आप लिखोगे? देखो इसका स्क्रीनशॉट पहले लो। देखो यहां तक है ए वाला का, यहां से लेके यहां तक, पीछे और मैं दिखाता हूं क्योंकि 60 वर्ड में जवाब देना है ना, तो आंसर तो थोड़ा बड़ा होगा ही होगा क्योंकि 4 नंबर मिलने वाला है। तो यहां से लेके यहां तक पहले नोट कर लो। इसके पीछे कुछ वर्ड और हैं जो कि आपको नोट करना है, यहां तक। लो भाई यहां तक है। ठीक है, आगे जो बताया उसको भी नोट कर लेना, उसके नीचे जस्ट ये भी नोट कर लेना, यहां तक है। ठीक है, ताकि आपका 60 वर्ड कंप्लीट हो पाए, 4 नंबर मिल पाए। इसके बाद अगर ये नहीं करना चाहते हो, बी वाला करना चाहते हो कि व्हाई डिड किसा गौतमी कम टू गौतमा बुद्धा, व्हाट डिड ही एडवाइज हर टू डू, इसका अगर आपको जवाब देना है तो आप ये वाला कर लो। बी वाला का आंसर यहां तक है। हालांकि दोनों इंपॉर्टेंट है, इन दोनों प्रश्नों को आपको तैयार करके जाना, बता देता हूं। ठीक है, ये बी वाला का है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों तैयार करके आप लोग को जाना है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलिए 7 वाला क्वेश्चन देखिए, बोला है कि व्हाट आर थिंग्स द स्पीकर आस्क्ड अमांडा टू डू, 3 नंबर मिलेगा आपको। अगर ये नहीं करना चाहते तो और करके बोला है कि राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम प्रेस्क्राइब्ड इन सिलेबस, कह रहा है डू नॉट कॉपी लाइन्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर, मतलब 4 लाइन का कोई पोएम लिखो जो इस पेपर में ना आया हो। तो दोनों में से कोई एक ही करना है, या तो 4 लाइन का पोएम लिख दो, या तो व्हाट आर थिंग्स द स्पीकर आस्क्ड अमांडा टू डू, इसका जवाब दे दो। हालांकि मैं दोनों आपको बताने वाला हूं। तो 7वां का पहले ऊपर वाला देखो, तो 7वें का ऊपर वाला देखोगे, आंसर 7 यहां से लेके यहां तक है, नोट कर लो, मात्र 4 लाइन। ठीक है, इतना ही आप नोट करोगे, आपका नंबर पूरा का पूरा मिल जाएगा। अगर आप ये नहीं करना चाहते हो, आप चाहते हो नहीं पोयम लिखूंगा, तो 4 लाइन का पोयम लिख लो भाई, बहुत सिंपल है। देखो आंसर 7 और 4 लाइन का पोयम है कि द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। देखो बहुत ही ज्यादा सिंपल पोयम ले रखा हूं ताकि आपको याद हो पाए, और ये पेपर में आया भी नहीं है। ठीक है, तो यहां से 3 नंबर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 बोला कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इन अबाउट 40 to 50 वर्ड, मतलब यहाँ पे 3 दिया ए बी सी, इन तीनों में से किसी एक का सेंट्रल आइडिया आपको लिखना है। कितना नंबर मिलेगा? 3 नंबर मिलेगा। मैं तीनों को बताऊंगा क्योंकि मॉडल पेपर है और इस मॉडल पेपर में तीनों ही इंपॉर्टेंट है। 3 याद करोगे ना, काम आपका बन जाएगा एग्जाम में। तो एक है फायर एंड आइस, दूसरा है टाइगर इन द जू, तीसरा है फॉर एनी ग्योरगरी। ठीक है, अब तीनों का मैं अलग अलग बता देता हूं। आंसर 8, पहला फायर एंड आइस का देखिए सेंट्रल आइडिया, बस इतना ही है, नोट कर लो। यह है आपका फायर एंड आइस का सेंट्रल आइडिया, नोट कर लिया आपने, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब आगे बढ़ेंगे, दूसरे वाला का हम सेंट्रल आइडिया देखेंगे। दूसरा वाला क्या था? अ टाइगर इन द जू। अब अ टाइगर इन द जू का देख लो, यहाँ बी वाला कहां तक है? यहां तक है। अ टाइगर इन द जू कहां तक है? देखो जहां तक घेर रहा हूं यही है, इतना ही है अ टाइगर इन द जू का, नोट कर लो। तीसरा था फॉर एनी ग्योरगरी, ठीक है, यहां तक है, इसका नोट कर लो। अब ये तीनों आपको याद होना चाहिए एकदम, पेपर में जब बैठो ना तो ये तीनों याद होना चाहिए। इन तीनों में से एक पक्का आएगा,
ठीक, तो 100% गारंटी मेरा कि 2027 में इन तीनों में से एक बनने वाला है, याद करके चले जाना ताकि आप लोगों का 3 नंबर क्लियर हो पाए। अब आगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 30 to 40 वर्ड, मतलब 30 से 40 वर्ड का जवाब देना है आपको, 3 नंबर मिलेगा। आपके पास ए और बी 2 क्वेश्चन है, दोनों में से किसी एक का ही जवाब देना है, लेकिन ये मॉडल पेपर है इसलिए इस दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो 9 का पहले ए वाला देखेंगे कि व्हाई डिड द थीव्स नॉट रन अवे विथ अनिल्स मनी। तो इसका जवाब क्या होगा, 30 से 40 वर्ड में देना है। तो आंसर 9 का ए वाला। लो भाई, यहां से लेके यहां तक है, नोट कर लो, यहां से लेके यहां तक है, ठीक है, नोट कर लिया आपने, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, बहुत अच्छा। अगर आप ये वाला नहीं करना चाहते हो, आप चाहते हो नहीं मैं बी वाला करूंगा, व्हाट क्वालिटीज मेड रिचर्ड एब्राइट टू सक्सेसफुल साइंटिस्ट, इसका अगर आप जवाब देना चाहते हो तो लो भाई बी वाला, यहां से लेके यहां तक है, तो बी वाला का स्क्रीनशॉट ले लो। तो ए और बी दोनों मैंने बता दिया और दोनों ही इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में दोनों तैयार करके जाना पड़ेगा। इसके बाद इस पेपर का लास्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10 कि आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 60 वर्ड, 4 नंबर मिलेगा, 60 वर्ड में जवाब देना है। इसमें भी आपको ए और बी 2 प्रश्न दिए हैं, दोनों में से किसी एक का ही जवाब देना है, लेकिन दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों तैयार करके जाना है। तो पहले ए वाला देखो कि हाउ डिड मैडम्स लॉयल्स लाइफ चेंज आफ्टर लूजिंग द नेकलेस, ठीक है। अब देखो इसका आंसर कहां से होगा, यहां से, आंसर 10 ए वाला का आंसर यहां से लेके यहां तक है, ठीक है, यहां से लेके यहां तक है, नोट कर लिया आपने। चलिए, अगर आप ये नहीं करना चाहते हो कि नहीं मैं तो ये नहीं करूंगा, बी वाला करूंगा, तो बी वाला कर लेना कि व्हाई डिड भोली रिफ्यूज टू मेरी दिसंबर, ठीक है। अब इसका आंसर अगर आपको लिखना है तो अब यहां तक आओ, बी वाला का आंसर यहां तक है, मात्र 4 या 5 लाइन तक, क्योंकि 60 वर्ड में जवाब देना है तो थोड़ा सा बड़ा तो होगा ही होगा, तो ये बी वाला का आंसर हो गया। अब इस तरह यह पूरा का पूरा मॉडल पेपर हो गया समाप्त, पूरा का पूरा मॉडल पेपर हमने कर दिया समाप्त। अगर आपका भी सपना है 2027 बोर्डिया में 95% मार्क्स लाने का, तो आपको जितना भी मॉडल पेपर कराऊंगा सारा का सारा करना होगा, क्योंकि इसमें सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको एग्जाम टाइम तक जाते जाते सब कुछ तैयार हो जाएगा और इन्हीं से प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में बनने वाले हैं। वीडियो लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।